सब लोग। सभी अपनी बढ़िया। प्रतिक्रिया मैम को हेलो बोले। सभी अनम्यूट करें और मैम को प्रतिक्रिया दें। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र दिलीप जी। प्लीज सब लोग अनम्यूट करके जवाब दीजिए। जय जिनेन्द्र मैम। अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम किया था, थोड़ा सा कुछ डिस्कशन हो सकता है। कोई रिवाइज करेगा जो याद है आपको, या आपने नोट किया है तो कुछ बता सकते हैं। मैम अभिषेक मैम जी। बताएं। अभी आंसर दो। मैम हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस प्रकार से हम लोग बच्चों को इवेल्यूएट कर सकते हैं और उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। जी। हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसमें, और कौन सी नई चीज थी? मैम मैम कि किस प्रकार से अगर उनकी कॉपियां चेक होती हैं तो हम लोग किस प्रकार से उनको मार्क्स दे सकते हैं। किसी भी अगर टॉपिक कोई जैसे टॉपिक बोल रहे हैं या फिर कोई भाषण दे रहे स्पीच वगैरह दे रहे हैं तो किस प्रकार से हम लोग उनको मूल्यांकित कर सकते हैं। जी। जी, थैंक यू। बाकी सब लोगों से भी पूछूंगी। मैंने एक नया टर्म सिखाया था, कुछ एक नई चीज बताई थी। क्या था वो वर्ड, वो चीज क्या थी? वीडियो स्टार्ट कर। हाँ कर दूँ। रूब्रिक्स मैम। जी बिल्कुल, रूब्रिक्स बताए थे। आप में से किसी ने रूब्रिक यूज किए? आप में से किसी ने रूब्रिक ट्राई किया, कोई भी? यस मैम। ओके, किस टॉपिक पे बनाया रूब्रिक्स आपने? मैम वो कॉपी चेक करने में किए थे हमने यूज। वेरी गुड। हेल्पफुल रहा आपको? यस मैम। ओके, अभी किसी भी टॉपिक पे रूब्रिक्स बना सकते हैं आप? यस मैम, उसमें आपने जो जितने बताए थे ना कमेंट, तो उस हिसाब से अपन बना सकते हैं, जिसको जो कॉम्प्लीमेंट देना है बच्चों को उस हिसाब से। वेरी गुड। वो मैंने लास्ट टाइम बताए थे रूब्रिक्स, जो हमको चेक करने के लिए थे, है ना? कि हम यदि बच्चों को कर रहे हैं या हमको पेरेंट्स को भी बताने हैं तो हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो हर एक टॉपिक के हिसाब से अलग अलग रूब्रिक के थे। किसी को कुछ याद है, या किसी ने कुछ बनाया है, कोई बता सकता है, शेयर कर सकता है सबके साथ। हमने आकलन का एक प्रकार डिस्कस किया था, वो कौन सा था? असेसमेंट का एक टाइप हमने डिस्कस किया था, वो कौन सा था? रचनात्मक आकलन मैम। आ, मैंने दो बेसिस पे सिखाया, बताया था, है ना? टाइप्स ऑफ असेसमेंट, एक टाइम बेसिस बताया था और एक मेथड बेसिस बताया था। टाइम मेथड में मैंने कितने बताए थे, किसी को याद है? टाइम बेस्ड असेसमेंट में क्या बताया था, कुछ याद है? मैम 4 आकलन। सर। ओके, कौन कौन से? रचनात्मक आकलन, सारांश, यस। अनौपचारिक और फिर क्रिया। डायग्नोस्टिक, निदानात्मक, है ना? निदानात्मक कब होता है? अच्छा, औपचारिक या सारांश वाला कब किया जाता है, बताएंगे? कुछ याद है किसी को? सभी लोग बोल सकते हैं, जिसको याद है बता सकते हैं। नैदानिक में हम उसके बेसिक नॉलेज को टेस्ट करके देखते हैं। यस, प्री नॉलेज टेस्ट करते हैं लेसन शुरू करने से पहले। वेरी गुड। और
मैम सारांश में शायद पढ़ने के बाद जो हम उसका टेस्ट लेते हैं। एट द एंड ऑफ द टर्म और एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब यस मैम। फिनिश करने के बाद इवेल्यूशन करना हो, तब सारांश या समेटिव इवेल्यूशन असेसमेंट बोलते हैं उसको। ओके। और रचनात्मक? नीलमेश, सोनमेश, सुल्तान सर, वेट कर रहे हैं, आप लोग भी रिप्लाई करें। रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट कब कब होता है? आप लोगों ने पीडीएफ खोल के नहीं देखी क्या? चलिए मैं बता देती हूँ। फॉर्मेटिव या रचनात्मक हम वीकली करते हैं, है ना। वीकली बेसिस पे जनरली उसको किया जाता है। और उसके बाद था एक अनौपचारिक। अनौपचारिक को हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक को लेकर हम उसका कभी भी असेसमेंट कर सकते हैं। वो था अनौपचारिक। ठीक है, याद आया? ये थे चार टाइम बेसिस। उसके बाद हमने डिस्कस किया मेथड बेसिस। सिर्फ एक को हम उस दिन डिस्कस कर पाए थे, वो कौन सा था? सिर्फ एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट पूरा वेबिनार हमने वही डिस्कस किया था। अभी जो आपकी कंडीशन, जिस तरह से आप बैठे हैं और मैं पूछ रही हूँ, यदि ये कंडीशन आपकी क्लास में और आप मेरी जगह पे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे से कैसे बिहेव करेंगे जो वैसे बिहेव करेगा जैसे अभी आप कर रहे हैं? बताइए मुझे। सिर्फ आप टेबल टर्न करके देखिए प्लीज। हम लोगों ने पिछली बार जो डिटेल में डिस्कस किया था वो था ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड। हमने हर एक सब्जेक्ट में ऑब्जर्वेशन किस तरह से करना है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। राइट? एम आई राइट? यस मैम। याद आया? फिर मैंने हर एक सब्जेक्ट का कैसे ऑब्जर्व करना उस पर डिटेल हमने डिस्कशन किया था। मैम ठीक है। इसमें आपने बताया रोको मत जाने दो, इसको दो प्रकार से बोल जी, सकते जी बिल्कुल। ग्लास में पानी जैसे बताया था मैम। और कोई खड़ा है तो दुखी है तो सब लोग अपने हिसाब से बताएंगे। कोई बच्चा बताएगा कि वो फेल हो गया इसलिए दुखी है, किसी भी और जी, से पूछेंगे तो वो अपने हिसाब से बताएगा। जी, वेरी गुड। पता है अभी मुझे कैसा मैंने धागे का कोना खींचा, अभी पूरी डोर खींची आ रही है। अभी सबको दिमाग में चीजें आ गई। वो एक जो कोना है वो नहीं पकड़ा था किसी ने। एक कोना पकड़ के खींचा, अभी सारा खुलता जा रहा है। सबको दिमाग में आ रहा है हमने क्या क्या डिस्कस किया था? याद आ रहा है? यस और नो? प्लीज अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए। ओके। यस मैम। ओके, ठीक है। चलिए, आज भी मैं एक्चुअली, जैसे मैंने पिछली बार बहुत सारे रूब्रिक्स लिए थे, आज मैंने बहुत सारे सॉरी कमेंट लिए हैं। नरेटिव्स, जब एज अ टीचर यदि आप बच्चों को असेस कर रहे हैं तो किस तरीके से, मतलब किस किस चीजों को हम इवेल्युएशन जो हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन लास्ट टाइम हमने बताया था कि हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। अभी आज के इसमें मैं थोड़े डिटेल में लूंगी। सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो के आधारित आकलन। मतलब बच्चों का जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो मीन्स क्या? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? कोई बताएगा? गलत आंसर से मत डरिए।
गलत होगा तो चलेगा, लेकिन बोलिए जरूर प्लीज। पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? कोई पोस्टर या प्रोजेक्ट से रिलेटेड है क्या इसमें? जी पोस्टर या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बिल्कुल। हम बच्चों से एक्ट। जितने भी एक्स्ट्रा काम, मतलब जो नोटबुक के सिवा हम जितनी चीजें करते हैं, हम कभी वर्कशीट लिखवाते हैं, कभी कुछ टेस्ट ले लिया, कुछ पेपर दे देते हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है या कुछ बच्चों को काम दिया है वो करके लाए हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें पाइलअप होती है। उनको एक फाइल में या एक फोल्डर में इकट्ठा किया जाता है हर बच्चे के तरीके से। आई डोंट नो आप लोग करते हैं या नहीं। मे बी हम लोग ये करते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कि हम घर पे दे देते हैं, तो पेरेंट्स यदि ज्यादा अवेयर है तो पेरेंट्स उस बच्चों का पोर्टफोलियो बनाते हैं, है ना। उसकी सारी चीजें जितनी होती एक जगह पे उसको इकट्ठी करके, किसी भी सब्जेक्ट की वर्कशीट हो गई, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना हो गया, कोई सडन टेस्ट हो गया, कोई भी कुछ भी जो भी उससे रिलेटेड उसने किया है, कोई एक्टिविटी की है ना। दिस ये सारी चीजें जनरली छोटी क्लास में ऐसा बहुत सारा होता है, ज्यादा होता है, बड़ी क्लासेस में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम इस तरह से होता है। यस और नो? यस मैम। प्री यस मैम। प्राइमरी में स्टार्ट की है हम लोगों ने इस बार से ही पोर्टफोलियो करके ये ओके, उनके पूरे विकास के लिए। अभी सिर्फ प्री प्राइमरी में स्टार्ट है। कोई बात नहीं। यस, हम ये और कर वो अभी सकते, हमारे टीचर ही फिल कर रहे हैं उसके लिए। इसमें हम लोग जो आप मतलब हम थर्ड टू एट की बात कर रहे हैं अभी, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से ब्लैंक फोल्डर उनके नाम लिखे हुए मंगवा सकते हैं, स्कूल में हम रख सकते हैं उनको। ओकेशनली उसको घर भेजा जा सकता है। जितनी भी एक्टिविटी क्लास में जो भी सब्जेक्ट वाइज करवाई जाती है, बच्चा खुद ही उसको हैंडल करे, क्योंकि थर्ड ऑनवर्ड बच्चे बड़े होते हैं, वो समझदार होते, कर सकते हैं। वो अपना फोल्डर ले, अपनी चीजें उसमें संभाले और उसको वापस रख दे, तो उनकी सारी चीजें एक जगह पे पाइलअप होगी। और किसी भी सब्जेक्ट टीचर को जब देखना है, हमको उसका रिवोल्यूशन करना है, तो हम देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि साल की शुरुआत में जो बच्चे का परफॉर्मेंस होता है, उसको यदि आप 6 महीने बाद और साल भर बाद कंपेयर करें, तब आपको पोलार डिफरेंस मिलेंगे कि बच्चे ने कितना उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, हम और कहाँ कहाँ अभी भी और गुंजाइश है, कौन सी गलतियां रिपीट कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमको पोर्टफोलियो देख के पता चलती है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो उन लोगों की वर्कशीट हो गई, या बच्चों के ड्राइंग होते हैं, ड्राइंग का पोर्टफोलियो बन सकता है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं होता है क्राफ्ट वर्क, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम किसी बुक के अंदर करें। तो वो सारी चीजें अलग करके उनको एक साथ सहेजा जा सकता है। तो उनको देख के, जैसे सपोज ड्राइंग का यदि है, तो ड्राइंग टीचर देख रही है, तो बच्चे की लाइनिंग कितना सुधार आया है, बच्चे की ड्राइंग कितनी सुधरी है, कलर कॉम्बिनेशन की कंसेप्ट में कितना चेंजेस आया है, बच्चा किस तरह से कलर फील करता है, यूज ऑफ द कलर उसका कैसा है। बहुत सारी चीजें होती जो डिफरेंस पता चलता है। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहूंगी। एक पेंटर था, वो उसके गुरुजी थे, उसको रोज सिखाते, वो बहुत सारी पेंटिंग बनाता। तो उसके गुरुजी हर बार उठाते और उसमें गलतियां बता देते, वो फिर चला जाता। तो एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में क्या किया, लाला की अपनी सारी पेंटिंग बीच में इकट्ठी की, कमरे के बीच में एक के ऊपर एक वो करने लगा। तो उसके गुरुजी पूछते, आप ये क्या कर रहे हो? तो बोले, मैं ये सब जला रहा हूँ, मैं आज से ये सब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कितना भी सीख लूं मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, आज तक आपने मेरी तारीफ नहीं की। उसके गुरुजी बोलते, अच्छा ठीक है, आप जला दो, जो करना है, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, आपने अभी जो आज बनाई वो पेंटिंग लाओ। तो उसने दिखाई, बोले अच्छा अब इस ढेर में से सबसे पहली पेंटिंग निकाल के लाना। तो वो निकाल के लाता है, वो गुरुजी दोनों पेंटिंग सामने रख के बताते हैं, बोले यहाँ से इसमें और इसमें आपको दिख रहा है कुछ डिफरेंस? तो वो अपनी पहली पेंटिंग को फिर से ध्यान से देखता है, तो फिर अपने आप पे हंसता है, बोले मैं इतना गंदा पेंट करता था। तो गुरुजी बोलते, तुम्हारा यहां से यहां तक का सफर इसीलिए हुआ है कि मैंने तुम्हारी गलतियां ढूंढी है, यदि मैं इस पहली पेंटिंग पे तुम्हारी तारीफ कर देता तो तुम यहां तक नहीं पहुंचते। सो दिस इज द वे। डिफरेंस जो होता है वो इसी तरह से पता चलता है। इवन हम लोग खुद भी, आई डोंट नो आप लोग अपनी चीजें संभालते हैं कि नहीं, मैं मुझे थोड़ी सी आदत है चीजें संभालने की। मैं पुरानी मेरे बीएड वगैरह की बुक्स, मतलब ऐसा दो चार बार हुआ कि किसी टीचर को जरूरत थी, मैंने अपने पास संभाला हुआ है, तो जब जरूरत होती है तो मैं उनको निकाल के देती हूँ। नो डाउट मुझे 10-15 साल हो गए किए हुए, उससे ज्यादा, बट मैंने सामान रखा है। तो जब मैं अब निकाल के देखती हूँ तब मुझे मतलब अपने आप में डिफरेंस समझ में आता है कि मैंने किस किस चीज में अभी चेंज कर लिया, उस वक्त मैं कैसे करती थी, और अब मैं यदि आज इस चीज को करूंगी
तो मैं कैसे करूंगी? मैं अपने पोर्टफोलियो, अपने जो असाइनमेंट्स लिखे हैं, मैं उसको अभी इवेल्युएट करती हूँ। मुझे लगता है मैंने ऐसा लिखा फिर भी मुझे इतने मार्क्स आ गए। मतलब हम अपने आप को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हमारा ये जो पोर्टफोलियो बच्चों का जो होता है, ट्राई करिए, पॉसिबल हो तो बच्चों से बोलिए या अपने घर पे रखे। आप उनसे 6 महीने 8 महीने में कभी उनसे मंगवा सकते हैं कि मुझे सारा एक साथ लाके दिखाओ। यदि पॉसिबल है स्कूल में रखना तो आप ये रखिए, या बच्चे घर ले जाए, ठीक है। उनके राइटिंग सैंपल्स बच्चे लिखते, इवन नोटबुक के अंदर हम बच्चे ने साल के शुरुआत में जो लिखा होता है, यदि आपका मार्च से ईयर शुरू होता है तो आप उसका फर्स्ट चैप्टर चेक करिए और लास्ट चैप्टर चेक करिए। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि 2 4 6 महीने में बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया है, कौन से लेटर्स कितने बेटर बनाने लगा है, कहाँ पे गलतियां करने लगा है, लाइनिंग वगैरह उसका ध्यान पहले कैसे था अब कैसे रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स पहले कितने होते थे अब। इवन एक ही नोटबुक में आप शुरुआत और आखिर में भी चेक करके इस डिफरेंस को पता लगा सकते हैं। तो उन जो भी बच्चों की लिखावट है, इवन एक और चीज होती है फोटोग्राफ्स। हम लोग हमारा मतलब प्राइमरी में फोटो सेशन ज्यादा होता है, प्री प्राइमरी में ज्यादा होता है, थोड़ा ऊपर के क्लासेस में कम होता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करिए, या यदि आपको नोट करने की आदत है तो फोटोज जो होते हैं उनको देख के बच्चों के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती। एक तो उनका इंटरेस्ट कैसा है, किस चीज को एंजॉय करते हैं, कितना पार्टिसिपेशन होता है, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, यदि हमने कोई टास्क दिया था तो उसको कितनी इंथुजियाज्म से उसको पूरा किया, यदि कोई चीज लाने को बोला था तो कैसी चीजें लेके आए। तो वो सारी चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हैं उसको, तो आप उस डिफरेंस को बता सकते हैं कि भाई उस वक्त तो ये करता था, अब ये करता है बच्चा। तो आप उसको मतलब उनके फोटोग्राफ्स या पुरानी जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप उसको टैली कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज के फोटोज होते हैं, एक्टिविटीज के वीडियोस आपने बना के रखे, तो उसको आप यदि पुराने और नए देखेंगे तो आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो दिस इज पोर्टफोलियो के आधार पे। सो आई होप अभी आप लोग पॉसिबल जितना होगा मैनेज करेंगे कि बच्चे की साल की चीजें सलामत रहे, ठीक है। मेरे यहाँ पे जब ईयर स्टार्टिंग में मीटिंग होती है तो मेरी ड्राइंग टीचर स्पेशली एक ये कमेंट करती है सारे पेरेंट्स को कि कोई भी पेरेंट बच्चों की ड्राइंग बुक साल खत्म होने से पहले किसी मतलब वो बेचेगा नहीं, उसको निकाल नहीं देंगे, वृद्धि के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि हम साल के एंड में पूरे साल को देख के मतलब बुक का बच्चों का देख के फिर से उनको इंटरनल मार्किंग करते हैं। तो मेरे ड्राइंग टीचर लिटरली पेरेंट्स को मीटिंग में ओपनली बोलते हैं कि आपकी 2 बुक भर जाए या 3 बुक भर जाए, वो तीनों संभालना है। अदरवाइज क्या होता है, दिवाली आई, मम्मियाँ ये तो भर गई है, अब क्या काम है, इसको दे दो रद्दी में, और वो चली जाती है। तो फिर टीचर मार्किंग नहीं कर पाती है। सो हम ये इंस्ट्रक्शन ओपनली देते हैं। सो प्लीज इन चीजों को मतलब अपने इसमें रखिए कि आप उसको फिर से देख सकें, ठीक है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है सीखने की कहानी, लर्निंग स्टोरीज। यही है जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। इसके लिए मैंने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई है। ये मतलब कहानी मतलब क्या, दिस इज द स्टोरी जो आप टीचर लिखते हैं बच्चों के बारे में, जो पेरेंट्स के लिए होगी। जैसे हमने लास्ट टाइम बहुत सारे रुब्रिक किए थे, आज मैं बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक पे, इससे आपको भी पता चलेगा। ये दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। एज अ टीचर आपको यदि बच्चों को इवेल्युएट करना है पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप किस तरह से उसको अपने पास नोट डाउन करके रखेंगे, या आपको पेरेंट को दिखाना है या लिखना है उनके रिजल्ट में, तो आप किस तरह से बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम सीधे सीधे शब्दों में उस चीज को नहीं कह सकते। तो कौन सी बेटर लैंग्वेज और किस तरीके से उसको नोट डाउन किया जाए। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से सबसे, काफी मैंने कुछ 12 15 स्लाइड्स इस तरह से लिए। मैं चाहूंगी कि आप में से एक एक करके पढ़े इसको और फिर हम उस पर डिस्कस करें। आ, आशीष राय एंड अंशुल, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप दोनों इसमें। फर्स्ट है स्टूडेंट्स हु आर डेवलपिंग वेल सोशल एंड इमोशनली। सोशल और इमोशनली जो बच्चे अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, यदि उसके बारे में आपको नोट करके रखना है या पेरेंट्स को बताना है तो आप क्या करेंगे जी। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए।
आपको रीड करना है, जहां पे ब्लैंक है वहां हम बच्चे का नाम लिख सकते हैं। ओके। ये है सोशली और इमोशनली जो बच्चे अच्छी तरह से डेवलप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली बच्चों के अंदर हर 3 महीने बाद आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, यदि आप इसको नोट डाउन करते हैं। आई डोंट नो आपके ऑब्जर्वेशन कितना है, छोटी क्लासेस में तो बहुत जल्दी पता चलता है। हर 2-3 महीने में आपको बच्चों के परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं, तो कैसे नोट डाउन करना या पेरेंट्स को कैसे लिखना, ये उसके तरीके हैं। ब्लैंक को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वहां हम बच्चे का नाम लिखेंगे। आप रीड करिए आगे, जोर से रीड करिए, सब लोग सुनेंगे। ओके। मैंने एक मैम स्टूडेंट्स के ऊपर मैम एक स्टोरी लिख सकता हूँ, मेरी क्लास में है वो। ओके। मैम एक लड़की है, उसको बोलते हैं भव्या। तो भव्या इज अ काइंड एंड केयरिंग स्टूडेंट हु ऑलवेज लुक्स आउट फॉर अदर्स। ओके। ही इज अ गुड फ्रेंड टू ऑल एंड इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। ओके, शी इज अ गुड फ्रेंड टू ऑल। मतलब जो बच्चा अच्छे से घुलता मिलता है, दूसरों के लिए हेल्पफुल है, उसके लिए हम ये कमेंट लिख सकते हैं। हम अपने पास नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। ये यस दोनों मैम। तरीके से काम आ सकता है जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। She had made great strides in his her social developments this year. She is more confident, able and able to express her itself well. क्लियर है? हैज मेड ग्रेट स्ट्राइड, मतलब स्ट्राइड मीन्स जो ऐसा काम जो लंबे समय तक जिसका इम्पैक्ट रहता है, ऐसी चीज, मतलब उसने ऐसे, उसका जो सोशल डेवलपमेंट है मतलब बहुत अच्छा है, लॉन्ग टाइम जिसका असर है, इस तरीके का है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल खत्म हो गया। तो इस तरह से उसने डेवलपमेंट शो किया है। ठीक है, Yes, ma'am. आपके साथ कौन है, उनको पढ़ने दीजिए अभी। Anshul sir. जी अंशुल सर। मैम वो मैं स्टोरी तो इसकी थर्ड इसमें कोई भी स्टूडेंट को रिलेट कर सकते हैं। सर मैम हमें समझ में नहीं आया क्या करना है इसमें। ठीक है, आप ब्लैंक करके पढ़िए आगे। ये तीसरा वाला। हाँ। जी। वर्क वेल विथ अदर एंड इज एबल टू टेक टर्न्स एंड शेयर। अभी जिस भी बच्चे के बारे में, मतलब ये बच्चे की क्या क्वालिटी है कि वो दूसरों के साथ काम करने के लिए अच्छे से तैयार है, वो कर सकता है, उसको टर्न लेना आता है। मतलब जनरली घर में बच्चा अपनी मर्जी चलाता है, मैं जो बोलूं, लेकिन जब स्कूल में बहुत सारे बच्चों के साथ होते हैं तो दे हैव टू टेक टर्न। दूसरे का टर्न आ जाए, हमारा जब भी टर्न होगा तब हम काम करेंगे। सो ही इज रेडी टू टेक टर्न एंड शेयर, अपने बारी का इंतजार करता है और अपने पास जो है उसको शेयर करना आता है। अभी मैं जब बोल रहे हैं, आपके दिमाग में आपको किस बच्चे को ये कौन सा कमेंट आप दे सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी क्लियर है सर आपको? यस। जी। क्या करना इज पढ़ो इसको। इज अ लीडर इज अ इज अ लीडर। इज अ लीडर among his her three peers and is पियर्स। other looked up to by other student। ओके, पियर मतलब PWR, पियर मीन्स पता नहीं सहपाठी। हमको। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले, मतलब उसके आसपास उसके साथ जो रहते हैं दोस्त, उन लोगों का वो लीडर है। मतलब उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। जो बच्चा ये क्वालिटी बताता है कि अपने दोस्तों के साथ मिलके 2-4 लोग साथ में आए, जो अपनी बात खुद आगे आके प्रेजेंट करके रख सके, उन लोगों को हैंडल कर सके, उनको सही दिशा बता सके, तो लीडरशिप क्वालिटी जो बच्चा दिखाता है उसके लिए हम लिख सकते हैं इज अ लीडर अमंग हिज और हर पीयर ग्रुप। अपने दोस्तों के बीच में वो लीडर है, एटलीस्ट उन लोगों को तो हैंडल कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है। ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। is an is an independent thinker इंडिपेंडेंट थिंकर। is afraid to express his her options। मतलब वह स्वतंत्र है और अपने मतलब दोस्तों के साथ में कोई भी चीज व्यक्त करने की। इंडिपेंडेंट थिंकर है, मतलब किसी से
उदाहरण लेके सोचना है, किसी कोई समझाए तब समझ में आए नहीं, अपनी बात को खुद समझ सकता है ना। किसी भी परिस्थिति को देख के अपना डिसीजन लेना उसको आता है, इंडिपेंडेंटली सोच सकता है ना। एंड इज नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियंस। अपने दिमाग में जो आया, अपना जो मत है उसको बताने में वो कभी घबराता नहीं है या घबराती नहीं है। जो अपनी बात समझ में आ रही है उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करना आता है। ठीक है। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। आशीष जी, आपके साथ और भी कोई बैठा है? यस मैम, अरविंद सर बैठे हैं। जी। अभी नेक्स्ट जो है हमारा, हु इज पार्शियली मीटिंग एक्सपेक्टेशन एकेडमिकली। एकेडमिकली जितनी हम उनसे उम्मीद रखते हैं उसमें से कुछ चीजें जो बच्चे पूरी कर सकते हैं, जो पूरा पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी यदि हमको कमेंट लिखनी तो, या उनका नरेटिव कैसे लिखेंगे, प्लीज पढ़िए फर्स्ट। Is an intelligent student who has great potential. He needs to work on staying focused in class and following direction. जी। ये बताता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और उसमें ग्रेट पोटेंशियल है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी ही नीड्स टू वर्क स्टेइंग फोकस, उसमें संभावनाएं तो बहुत है लेकिन ध्यान एक जगह नहीं रहता है, उसको फोकस रहने की जरूरत है। मतलब ध्यान एक जगह लगाने की जरूरत है। हम पेरेंट को ये नहीं कहेंगे कि आपका बच्चा ध्यान नहीं देता है, हम ये कहेंगे कि उसको ध्यान लगाने की जरूरत है। उसमें तो पावर है, वो ध्यान लगाएगा तो ज्यादा अच्छा कर सकता है। हम नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। जी नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। Is a hard-working student who is making progress. She needs to work on her standard. ब्लैंक एंड ब्लैंक। अच्छा, अभी किस पे काम करने की, वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट तो है लेकिन अभी जो उसके नेगेटिव पॉइंट है, जैसे मैथ्स में कमजोर है, ग्रामर में कमजोर है, या स्पीकिंग उसका बुरा है, या राइटिंग वर्क कंप्लीट नहीं करता है, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन कर सकते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है लेकिन इस जगह पे उसको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। हमेशा दवाई शुगर कोटेड होती है। आप कैप्सूल खाते हैं, अंदर की दवा कड़वी होती है, ऊपर का उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो शुगर कोट होना चाहिए, हमारी जितनी भी कमेंट्स होती है वो शुगर कोटेड होनी चाहिए। जी। सुनीला जी, सुनीला डांगी एंड साक्षी जी, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लीज। Blank wants of grades to be more consistent with his efforts and focus. ओके, मतलब Yes. वो मतलब मैम वो है करने में तो अच्छा है लेकिन उसको फोकस रहने की और उसकी किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी से फोकस करने की जरूरत होती है। आपने कौन सा पढ़ा? थर्ड, थर्ड वाला। हैज मोमेंट्स ऑफ ग्रेटनेस, यही पढ़ा? यस सर। हाँ, मोमेंट्स ऑफ ग्रेटनेस मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है लेकिन ये कंसिस्टेंस नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब हमेशा एक जैसा होना चाहिए। तो आपका बच्चा कभी कभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है ना। मोमेंट्स ऑफ ग्रेटनेस मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा कर लिया लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो वो हमेशा हो, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है उसको। ठीक है। आई होप समझ आ रहे हैं आपको, ये यूजफुल लग रहे हैं। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यस यू। मैम। जी नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। Blank is a bright student but she needs to learn to apply herself more consistently. जी, ब्राइट स्टूडेंट है लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है, तो उसको खुद पे कंसिस्टेंट करने के लिए काम करना पड़ेगा। Blank is a hard worker but he needs to improve his organizational skills. हाँ, हार्ड वर्कर तो है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, प्रॉपर नहीं है सारी चीजें, बुक्स नहीं होती है, कभी होमवर्क नहीं होता है, कभी ध्यान नहीं होता है। तो हर चीज ऑर्गेनाइज करने की उसको जरूरत है ताकि वो प्रॉपर रहे। ठीक है। हम नेगेटिव कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को हम यदि बता रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं, तो हम नेगेटिविटी नहीं लिख रहे हैं, ऑल आर पॉजिटिव। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आपके साथ में कौन है? सुनीला मैम। हाँ, सुनीला जी आप पढ़ेंगे। Blank would benefit for participating more in class discussions to build their confidence in public speaking. बिल्ड है वो,
कम्युनिकेशन स्किल्स का है ये। अभी कम्युनिकेशन स्किल में नीड इम्प्रूवमेंट, मतलब जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है, तो आप उनको कैसे बताएंगे? तो वुड बेनिफिट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, उसको तब फायदा होगा जब वो पार्टिसिपेट करना शुरू करे क्लास डिस्कशन में। क्लास में जब बात होती है तब बच्चा नहीं बोल रहा है, क्लास में जब डिस्कशन हो रहा है तब बच्चा नहीं बोल रहा है, तो ये जरूरत है हम लिखने कि वुड बेनिफिट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग मोर इन क्लास डिस्कशन टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब बच्चा क्लास के अंदर ध्यान देगा। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Blank needs to work on organization their thoughts more clearly before speaking to improve clarity. अभी उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है अपने थॉट्स को, मतलब कोई चीज कभी बोलते बच्चा जो बोल रहे हैं उसको शुरू से आखिरी तक एक लिंक बना के अपनी बात प्रेजेंट करना नहीं आता है बच्चे को। कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला, तो उसमें कोई तालमेल नहीं है उसकी बातों में। तो उसको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ठीक है जी, अनुराधा जी प्लीज नेक्स्ट पढ़ेंगे। Yes, ma'am. Should focus on listening more attentively to instruction and peers' contributions during discussions. अभी यहाँ पे कि बच्चे को फोकस करना चाहिए कि ध्यान से सुने, और जो दूसरे बच्चे बोल रहे हैं उसके ऊपर फोकस करे, उस डिस्कशन पे ध्यान दे। मतलब बच्चा क्लास में ध्यान से सुनता नहीं है और दूसरे बच्चों की बात तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है। ठीक है, अब प्लीज नेक्स्ट Yes, पे ma'am. चलिए। Encouraged to ask. फॉर क्लैरिफिकेशन। नहीं मैम, मुझे लगा आपने स्लाइड ऊपर करने के लिए बोला है। नहीं नहीं, बोलिए। Is encouraged to ask for clarification when they do not understand something rather than remaining silent. अभी यहाँ पे लिख रहे हैं कि बच्चे को एनकरेज करना है कि क्लास के अंदर जब समझ में नहीं आता है तो क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछे, ना कि चुप रहे। हम ये Yes. नहीं बोल रहे कि आपका बच्चा चुप रहता है, पूछता ही नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि बच्चे को एनकरेज करें कि वो जब क्लास में पूछे, यदि नहीं समझ में आता है तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे, ना कि वो चुप रहे। Yes. ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Could improve their ability to follow multi-step directions by repeating back what they need to do. अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कान से दिमाग तक उनका कनेक्शन नहीं होता है। आप भी फील करते होंगे, काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब तक वो चीज उनसे बुलवाई ना जाए उनके समझ में नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चे से बोले है ना, मम्मी घर में बोलती है अच्छा बेटा ये ले आना, फिर मम्मी पूछेगी क्या बोला है जरा बोलना, तो क्या करना है? वो जब बच्चा रिपीट करेगा तब मम्मी गलती बताएगी ऐसा नहीं ऐसा बोला है। होता है ये घर में? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. सेम थिंग बच्चों के साथ होती है। हम उनको बोलते हैं तो वो समझते नहीं है, रिप्लाई नहीं करते, हम उनको छोड़ देते हैं। हम उनसे यदि दोबारा पूछ ले, दोबारा बोलने की जगह हम उनसे सिर्फ पूछ ले कि अच्छा बताओ क्या बोला, रिपीट कर दो जो बोला है उसको, तब आपको समझ में आएगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, उसके परसेप्शन में कहाँ प्रॉब्लम है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कुड इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू फॉलो मल्टी स्टेप डायरेक्शन बाय रिपीटिंग बैक। जब बहुत सारी बातें उसको बोली जाती है, यदि वो बोल ले, रिपीट कर ले, तो वो उसको ज्यादा बेटर समझ सकेगा और उसको परफॉर्म कर सकेगा। मतलब बच्चा आपका सुन के बहुत सारी बातें याद करके उसको परफॉर्म करने के लिए काबिल नहीं है। ठीक है, अनुराधा जी आपके साथ और भी कोई है? ओके, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो है मेरा, क्लास में बच्चों का जो बिहेवियर होता है उसको यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे? बिहेवियर रिपोर्ट, इसमें दो है, एक पॉजिटिव है और दूसरा मैंने नीड इम्प्रूवमेंट लिया है। जी पढ़िए। अनुराधा जी कौन है आपके साथ में? Yes, ma'am. पढ़ रही हूँ जी, constantly. Constantly demonstrates responsibility रिस्पॉन्सिबल। following plan. हाँ, अरे वो दिख नहीं रहा मैम इसलिए। हाँ, ओके behavior गुड। behavior by
following class rules and completing task on time. जी, अभी ये बिहेवियर है, बच्चों का व्यवहार होता है, ये हम कॉमनली भी कर सकते हैं कि कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। हमेशा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बताता है, मतलब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हर काम प्रॉपर तरीके से करता है। एंड फॉलोइंग क्लास रूल्स एंड कंप्लीटिंग टास्क, जो काम दिया जाता है उसको टाइम पे पूरा करता है और क्लास के सारे रूल फॉलो करता है या करती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लीज। Is a role model in the classroom, always behaving with integrity इंटीग्रिटी and respect towards others. अदर्स, तो रोल मॉडल है मतलब दूसरों को उससे देख के सीखना चाहिए, है ना। एग्जाम्पलरी बिहेवियर है उसका, और हमेशा इंटीग्रिटी से मतलब दूसरों के साथ मिलजुल के एकता से और रिस्पेक्ट दिखाने वाला व्यवहार है, तो प्रॉपर व्यवहार है वो क्लास पे। जी, नेक्स्ट सुमन, सुमन कुलका, सुमन जी प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, नेक्स्ट मैम पढ़िए। थर्ड वाला मैम। जी, Listens attentively and actively participates in class discussions. मतलब बच्चा ध्यान से सुनता है और क्लास डिस्कशन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है, अच्छे से इन्वॉल्व होता है ना। प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Maintains a positive attitude towards learning and is always eager to participate in school activities. ओके, मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज की तरफ पॉजिटिव है, हर चीज को पॉजिटिवली लेता है, और जितनी भी एक्टिविटी होती है उसके लिए ईगर होता है, उसको हमेशा जिज्ञासा होती है, विलिंगली ज्वाइन करता है। प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Shows great respect for school property and the belonging of others, always treating them with care. स्कूल की प्रॉपर्टी और दूसरों की चीजों को हमेशा ध्यान से हैंडल करता है और उसको केयर के साथ ट्रीट करता है, मतलब किसी की चीज उठा के फेंकता नहीं है, प्रॉपर रखना, हर चीज को अपनी संभाल के रखना, है ना। अब ये चीज नहीं हो तो हम इसको नोट करके भी ये यूज कर सकते हैं सेम चीज। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। आपके साथ कौन है सुमन जी? हर्षा जी, अब ये हमने पढ़ लिया, आप वही पढ़ लो। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सी बोल रहे हैं? ये जी, नीड्स इम्प्रूवमेंट। नीड्स इम्प्रूवमेंट के पढ़ेंगे अभी हम, बिहेवियर रिपोर्ट ही है ये भी। Occasionally, ओकेशनली, occasionally disrupts the class by talking out of turn, which can distract. डिस्ट्रैक्ट पीयर्स, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आपका बच्चा बीच बीच में बोल के क्लास को डिस्टर्ब करता है और पूरी क्लास की पढ़ाई बिगाड़ देता है। हम उनको बोल रहे हैं कि ओकेजनली डिस्टर्ब द क्लास बाय टॉकिंग आउट ऑफ टर्न, उससे नहीं पूछा है तो भी बोल के कभी कभी क्लास डिस्टर्ब कर देता है, जो बाकी बच्चों के लिए डिस्टर्बिंग होता है। जी प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Needs to work on following direction the first time they are given. पहली बार जब उसको इंस्ट्रक्शन दिया है उस वक्त फॉलो करने की जरूरत है। हम ये नहीं बोल रहे कि उसको बार बार बोलना पड़ता है, वो सुनता नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि उसको सीखना पड़ेगा कि पहली बार में इंस्ट्रक्शन मिली और उसको सुनना है। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट। Sometimes has difficulty controlling impulsive इम्पल्सिव,
which leads to rushed decisions and actions. मतलब समटाइम हैज डिफिकल्टी कंट्रोलिंग इम्पल्सेस। इम्पल्सेस मतलब जो बच्चों में अचानक से होता है ना कि ये कर दिया वो कर दिया, जो मन में आया वैसे ही करना। इम्पल्स मतलब कोई भी अचानक ख्याल आना और उसको फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो अपने इम्पल्सेस उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। उसकी वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू रश डिसीजन एंड एक्शन। वो उसके वजह से अचानक कोई भी डिसीजन लेके कोई भी एक्शन ले लेता है। वो इम्पल्सेस को उसको रोकने की जरूरत है कि मन में आया वो नहीं करना है उसको। ठीक है। शिवानी जी। जी मैम। जी पढ़िए नेक्स्ट। मैम वो ही है, अभी दूसरा नहीं शो हो रहा है। मैम लास्ट सेकंड पढ़िए, कैन। नहीं वो ही तो है। हाँ जी, लास्ट के दो पढ़ना बाकी है। ओके मैम। मैम लास्ट से सेकंड वाला पढ़ना है। जी। Blank can improve in showing repeat during class time by not interrupting others. कैन इम्प्रूव इन शोइंग रिस्पेक्ट ड्यूरिंग क्लास टाइम। वो क्लास के अंदर थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना सीख सकता है, दूसरों को डिस्टर्ब ना करके। हम नहीं बोल रहे कि वो क्लास में सारा दिन सबको डिस्टर्ब करता फिरता है। ही कैन इम्प्रूव इन शोइंग रिस्पेक्ट ड्यूरिंग क्लास टाइम बाय नॉट इंटरप्टिंग अदर्स। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। किस तरह के यूज करने चाहिए? नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। Blanks would benefit from developing better strategies of टू manage frustration and stay calm under pressure. स्टे काम अंडर प्रेशर। वुड बेनिफिट फ्रॉम डेवलपिंग बेटर स्ट्रेटेजीज। उसको तरीके सीखने पड़ेंगे किसके? टू मैनेज फ्रस्ट्रेशन। अपने अंदर जो चीड़ मचती है, उसके अंदर जो भी आता है मन में, उसको मैनेज करना पड़ेगा। और उसको एंड स्टे काम अंडर प्रेशर। जब प्रेशर आता है तो उसको शांत रहना पड़ेगा, अपना फ्रस्ट्रेशन रोक के रखना पड़ेगा क्लास के अंदर। जब दूसरों के साथ बैठा है, दूसरों के साथ बिहेव कर रहा है, जो मन में आया वो बिहेव करेगा, वो नहीं चलेगा। क्लियर है? Yes, मैम। ma'am. ओके प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। शिवानी जी आपके साथ में कौन है? Amisha. जी अमीषा जी पढ़िए। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, मतलब जो उनके सामने काम आया सब, इट इज रिलेटेड टू मैथ। मैथ में वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं तो उस किस तरह से बिहेव करते हैं, इसके लिए दोनों पॉजिटिव एंड नीड इम्प्रूवमेंट। प्लीज पॉजिटिव कमेंट्स पढ़िए। ओके मैम। कॉन्स्टिटेंटली डेमोस्ट्रेटेड कंसिस्टेंटली, सॉरी कंसिस्टेंटली। consistently यस, demonstrated strong problem solving skill in math. मतलब हमेशा आप कोई भी चैप्टर सिखाओ, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम देते थे, हमेशा बच्चा बताता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, मतलब दिखाता है, शो करता है कि उसकी स्ट्रॉन्ग स्किल है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्ट्रॉन्ग है। जी नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लीज। Effectively applies इफेक्टिवली, various effectively applies various strategies to find solution to complex math problems. मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम दो, मुश्किल सम दो, तो भी वो उसको इफेक्टिव तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी ढूंढ निकालता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके तरीके ढूंढ लेता है। जी नेक्स्ट। Shows a clear ability to break down problems and work through देम स्टेप बाय them स्टेप। step by step. हाँ, अभी ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एबिलिटी है कि उसको समझ के उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उसको सॉल्यूशन निकाल लेता है। अब ये हम थोड़े लोअर पे आते जा रहे हैं ना, एक्सट्रीम से लोअर की तरफ चल रहे हैं। जी प्लीज नेक्स्ट एक और पढ़िए। Often struggles when faced with complex math problem and could benefit from extra practice. ओके, कभी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी और प्रैक्टिस करेगा तो वो अच्छा कर सकता है ना? ओके Yes, ma'am. अभिषेक जी नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लीज। नीड्स इम्प्रूवमेंट। tends to
to give quickly when faced with challenging problem. गिव अप क्विकली मतलब जल्दी से छोड़ देना। तो टेंड्स टू मतलब वो बताता है, वो बार बार छोड़ देता है, मतलब नहीं आ रहा है करके छोड़ देते हैं बच्चे। तो वो आदत है कि वो छोड़ देता है जब भी उसको कुछ चैलेंजिंग, कुछ प्रॉब्लमेटिक लगता है, उसको सॉल्व करने की बजाय उसको छोड़ना अच्छा महसूस करता है। जी नेक्स्ट पढ़ेंगे। Has difficulty in breaking down complex problems into smaller, manageable steps. Working on the skill could improve her प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मतलब उसको प्रॉब्लम problem होती है। solving जी, ability. ब्रेक डाउन करने में, जो प्रॉब्लम आया उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको समझने में, उसको तोड़ के कि उसको टुकड़े किए जाए, समझा जाए उसको, उसमें प्रॉब्लम होती है, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पाता है। यदि वो थोड़ा सा स्किल पे ध्यान दे तो वो अच्छा इंप्रूव कर सकता है। प्लीज लास्ट पढ़ दीजिए। Struggles with applying learned strategies, the new problems, continued practice is needed. अभी ये उससे भी लोअर लेवल का है कि स्ट्रगल विथ अप्लाइंग लर्न स्ट्रेटेजीज, जो सीखा है उसको कहीं नई प्रॉब्लम है उसके अप्लाई करना नहीं आता है बच्चे को, वहां प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसके लिए उसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट फिर मैथ से रिलेटेड है, अर्थमेटिक एंड ऑपरेशंस, इसी के ऊपर है। पल्लवी जी प्लीज आप पढ़िए। Flinders demonstrate strong skill in the arithmetic and handle complex operation with ease. मतलब अच्छी स्ट्रॉन्ग स्किल डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है कि सब आता है, और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस मतलब मुश्किल सम दो तो भी वो उसको सॉल्व कर लेता है। जी नेक्स्ट। Flinders has shown impressive improvement in arithmetic operation. This time, keep up the good work. हैज शोन इम्प्रेसिव इम्प्रूवमेंट इन अर्थमेटिक मतलब पहले से बेटर है। अभी ये उससे थोड़ा लोअर लेवल हो गया, पहले से बेटर है, इम्प्रूवमेंट दिखाया है उसने अर्थमेटिक ऑपरेशन में, है ना। तो यही उसको कंटिन्यू रखना है, आगे बढ़ना है। जी प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Flinders has a solid understanding of base arithmetic concept and applies them correctly in problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैज सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और उसको करेक्टली अप्लाई करके सॉल्व कर सकता है। जी लास्ट पढ़ दीजिए प्लीज। Flinders is unable to accidentally perform arithmetic operation even under time pressure. इवन अंडर टाइम, जी जब भी उसको मतलब टाइम कम होता है, प्रेशर मिलता है या कुछ होता है, तब भी वो एक्यूरेटली परफॉर्म कर लेता है बच्चा, गलती नहीं करता है। परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है, वो निकल। ओके थैंक यू। नाउ अनुश्री जी एंड मालती जी। Blank often makes errors in arithmetic calculations. More practice would be beneficial. ठीक है, बच्चे का नाम लेके कि भाई वो ऑफन मतलब काफी बार उसकी गलतियां हो जाती है कैलकुलेशंस में, तो थोड़ी प्रैक्टिस और होगी तो ठीक हो जाएगा। Struggles with complex arithmetic operations and could benefit from additional support. उसको मुश्किल होती है करने और उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, अभी ये उससे थोड़ा लेवल और लो है, तो उसको मुश्किल पड़ती है और उसको सपोर्ट मतलब सपोर्ट के साथ हो जाता है, उसको समझाया जाए तो कर लेता है। लास्ट पढ़ दीजिए प्लीज। Has difficulty remembering the step in long division. Continued practice at home would be helpful. लॉन्ग डिवीजन आ जाते हैं मतलब कुछ लंबा आता है तो वो तकलीफ होती है, तो घर पे प्रैक्टिस करेगा तो स्कूल में फायदा होगा। ठीक है, अर्थमेटिक एंड ऑपरेशंस मिडिल स्कूल के लिए है, थोड़े और दूसरे टॉपिक के साथ हैं। आपके साथ में मालती जी हैं, मालती जी Yes, प्लीज पढ़िए। मैम। ये 6, 7, 8 के लिए है। मैम न्यू स्लाइड नहीं आई अभी। प्लीज अनिता जी नेक्स्ट स्लाइड। जी ये वाला था।
understand basic application and can solve for on variable. वन वेरिएबल। 6-7 में जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो एटलीस्ट सिंगल वेरिएबल करने के कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। Understand basic education and can solve for multiplication इक्वेशंस, variable. बेसिक इक्वेशन को समझता है और मल्टीपल वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकता है। Can add, सब्ट्रैक्ट, subtract, multiplication, divide. मल्टीप्लाई। Add one fraction and mixed numbers. ओके, कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एडवांस फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं, एडवांस फ्रैक्शन भी है तो उसके सारे चीजें आती है, ऐड करना आता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन करना आता है। मिक्स नंबर के साथ भी ये काम कर सकता है। ये हायर लेवल में मैथ्स में जो है उसमें किस तरीके से देंगे। ओके, नंदिनी जी प्लीज नेक्स्ट पढ़ेंगे। जी, Understand basic education and can solve for one available. Understand available. नहीं, कुछ गलती हो रही है। अंडरस्टैंड एंड कैन सॉल्व प्री एल्जेब्रिक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। एल्जेब्रिक और प्री एल्जेब्रिक इक्वेशन को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Expertise professionals in using other of observation operations to simplify questions. एक्सप्रेशन, एग्जिबिट्स प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। मतलब हम बच्चों को बॉड मास सिखाते हैं, जो मैथ्स के टीचर होंगे पता होगा, बॉड मास ब्रैकेट ओपन, है ना। वो जो है उसको प्रॉपरली वो उसमें अच्छे से कर सकता है, वो आता है, उसको प्रॉपरली इसी ऑर्डर में बच्चा सॉल्व करने में एबल है। ठीक है, हाँ जी, उनके साथ में कौन है प्लीज आप पढ़िए। Blanks is successful and at applying properties of operations when simplifying algebraic एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, सक्सेसफुल एट अप्लाइंग प्रॉपर्टीज। जितनी प्रॉपर्टीज होती है हम सबकी प्रॉपर्टीज सिखाते हैं मैथ्स में, है ना। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जितने रूल्स हैं उसको अप्लाई करना आता है बच्चे को। Blanks struggles with understanding the concept of ratio and proportional प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, है ना, उसको रेशियो प्रोपोर्शनल को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है। Blanks is improvement in solving real world math problems involving percentage. इज शोइंग इम्प्रूवमेंट मतलब पहले से बेटर करने लगा है रियल वर्ल्ड मैथ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग परसेंटेज चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको अब पहले से बेटर कर रहा है। अब यहाँ पे आप टॉपिक्स चेंज करके अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, आप जिस टॉपिक पे कर रहे हैं उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं ना। जी ठीक है, सेजल जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। थैंक यू अनीता जी। लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए हम किस तरीके से देंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको यूजफुल लग रही है। Yes, ma'am. ओके, Has improved considerably throughout the year. Please continue to practice reading with him her regularly. फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं आप। ब्लैंक्स रीडिंग हैज इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली थ्रू आउट द ईयर, Yes, ma'am. है ना। उसने Yes, अपनी ma'am. रीडिंग को पूरे साल इम्प्रूव किया है। प्लीज कंटिन्यू टू प्रैक्टिस रीडिंग विथ हिम और हर रेगुलरली। पेरेंट्स को यदि हम लिख रहे तो आप उसके साथ ये रीडिंग की प्रैक्टिस बनाए रखना। प्लीज नेक्स्ट पढ़िए अभी। Has so a greater amount of improvement in his her creative writing. She has learning to use more colorful words. जी, उसने अपनी जो क्रिएटिव राइटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाया है।
है ना। मोर कलरफुल वर्ड्स मतलब रंग नहीं होते उसमें, लेकिन नए शब्द, किसी पर्टिकुलर एक ही चीज के लिए दूसरे नए शब्द यूज करना उसने सीख लिया है, मतलब सिनोनियम्स वर्ड यूज करना सीख लिया है। जी नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। Is making excellent progress reading sight word. Please continue to practice with him her regularly. उसने साइट वर्ड्स पढ़ने में बहुत एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट दिखाई है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तो उसके साथ में ये कंटिन्यू रखिए। जी नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। Spelling across has improved greatly since the beginning of the school year. Studying his her spelling word regularly has made such difference. Appreciate your help. हाँ, आपकी हेल्प जो है मैं अप्रिशिएट करती हूँ। क्यों? क्योंकि साल के शुरुआत में जो कंडीशन थी उससे अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ना। तो उसने अपनी रेगुलरिटी जो है स्पेलिंग वर्ड्स की वो बनाए रखी, और तो आपके हेल्प को इम्प्रूव मतलब वो कंटिन्यू बनी रहे, ये उम्मीद रखते हैं, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके साथ में कौन है? Yes, गायत्री जी प्लीज पढ़िए। अब ये नीड इम्प्रूवमेंट वाले हैं, लैंग्वेज में बच्चों को जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। however, his her written work needs much improvement. With greater effort, the improvement should slowly comes. अभी उसके रिटर्न वर्क में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन और एफर्ट डालेंगे तो उसका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ जाएगा। उसको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो थोड़े एफर्ट्स डालने की जरूरत है ना। प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Although Blanks is trying very hard, she struggles to write smooth, fluent फ्लुएंट sentence. सेंटेंसेस। Sentences can be made to discuss some helpful struggles. स्ट्रेटेजीज कि हालांकि वो हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसको मुश्किल होती है कि वो एक स्मूथ फ्लुएंट सेंटेंस लिख सके, मतलब पूरा पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो और पूरा सेंटेंस मतलब बताए, ऐसा सेंटेंस लिखने में तकलीफ होती है। तो क्या हम मिलके स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए इसके लिए? ये डिस्कस करने के लिए हमको मिलना पड़ेगा। आप कैसे इंप्रूव करवाएंगे उसको? जी प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Blanks is struggling to understanding the main ideas in the text. We are reading extra reading practice at home could be beneficial. जी, स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो मेन आइडिया है उसको समझने में तकलीफ होती है, क्योंकि रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती, तो अर्थ समझ में नहीं आता है, तो घर पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके गायत्री जी, थैंक यू। मानसी जी एंड प्रांजुल जी। मानसी जी प्लीज पढ़िए नेक्स्ट रीडिंग के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स। Positive comments. Blank space has a flow excellent program in understanding and interesting complex text. इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट Complex मतलब उस एक्सीलेंट प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग, समझ तो लेते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट मतलब बहुत मुश्किल चीजें लिखी हो तो उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। इंटरप्रेट करना मतलब समझना उसको, तो उसमें समझने की काबिलियत है। जी नेक्स्ट पढ़िए। Blank space has been successful in identifying the main ideas and supporting सपोर्टिंग। details in a text. ठीक है, टेक्स्ट के अंदर जो भी डिटेल्स होती है, जो उसका मेन आइडिया होता है, उसको आराम से समझ लेते हैं और पहचान लेते हैं। जी Blank space has a notable improvement in fluency and expression when reading aloud. अलाउड हैज मेड नोटेबल इम्प्रूवमेंट मतलब पहले से अब जो समझ में आए, ऐसा डिफरेंस या ऐसा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है कि इसमें उसकी फ्लुएंसी और एक्सप्रेशन में, जब पढ़ते हैं तब कितना फ्लुएंटली पढ़ते हैं और किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जी प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Uses context clues to share the meaning of unfamiliar words.
कंसिस्टेंटली यूजेस कंटेक्स्ट क्लूज, मतलब कंटेक्स्ट क्लूज जितने मिलते हैं उससे मीनिंग, जो नए शब्द हैं उनको मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा बुक में होता है ना नीचे कुछ वर्ड्स और मीनिंग्स लिखे होते हैं, तो वो उससे ढूंढने की कोशिश करता है, मतलब बच्चे का पढ़ने के साथ साथ उसको समझने में भी ध्यान है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लीज। नीड्स इम्प्रूवमेंट। Has difficulty distinguishing between fact and डिस्टिंग्विश। opinion in the text we read. हैज डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। क्या फैक्ट है और क्या ओपिनियन है वो समझने में, उसका अंतर को समझने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा। Struggles with understanding the plot and setting in stories. स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका प्लॉट और उसकी सेटिंग नहीं समझ में आती है। Needs to work on reading fluxes and expression. एक्सप्रेशन, रीडिंग फ्लुएंसी और एक्सप्रेशन पे काम करने की जरूरत है। Should practice using context clues to understanding the meaning of unclear words. अनफेमिलियर वर्ड, नए शब्द आते हैं अनफेमिलियर होते हैं, जिसके पहचान नहीं, ऐसे शब्द आते हैं तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि वो उसको समझ सके। आई होप ये आपको यूजफुल लग रहा है, समझ आ रहा है किस तरीके से किस किस सब्जेक्ट के लिए किस किस टॉपिक के लिए देना है। इज इट यूजफुल और नॉट? यस मैम। ठीक है। मुझे लग रहा है काफी टाइम ले रहा है। रक्षा जी थोड़ा स्पीड में आप नेक्स्ट राइटिंग को, मैं राइटिंग को जाने दे रही हूँ, आप इसको उसमें पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ ग्रामर पढ़े हम। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। रक्षा जी प्लीज ग्रामर के पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ेंगे। आप प्लीज पीडीएफ जब आपको आएगी तो गो थ्रू जरूर करिएगा पूरी पीडीएफ। Yes, ma'am. जी। So an excellent understanding of grammar rules. ग्रामर रूल्स के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बताइए। Consistently use correct spelling in all his her work. सारी स्पेलिंग करेक्ट होती है, मोस्टली करेक्ट होती है ना जी। Has made considerable Considerable। progress in spelling and grammar this year. अभी बच्चे ने ग्रामर और स्पेलिंग में अच्छी मतलब वो दिखाई, कंसिडरेबल प्रोग्रेस दिखाई है, मतलब हम जिसको समझ सकते हैं कि उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मैम किस में एक बार फिर से समझाइए। मतलब बच्चे ने जो स्पेलिंग्स है और जो ग्रामर है, शुरुआत जब हुई तब कम था, लेकिन अब उसकी जो मतलब डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो प्रोग्रेस उसने अच्छी दिखाई है कि वो कंसिडरेबल है। हम मान सकते हैं कि ये डिफरेंस दिख रहा है, वी कैन से। जी। ब्लैंक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कमेंडेबल एंड फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स। जी। अभी उसके जो सेंटेंस है उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं मिलती है। वो जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है, मतलब ग्रामर के रूल पता है उसको। यस। ब्लैंक्स हैज अ स्ट्रॉन्ग कमेंट्स ऑफ स्पेलिंग एंड यूज ऑफ इफेक्टिवली इन रिटन असाइनमेंट्स। ग्रामर के ऊपर उसकी कमांड अच्छी है, स्पेलिंग अच्छे है ना, और उसका यूज रिटन वर्क में बहुत अच्छे से असाइनमेंट में हो रहा है। जी जी। रक्षा जी थैंक यू। अभी कौन बाकी है? विंडोज आगे पीछे हो गई है, कौन आप प्लीज बताएंगे कौन बाकी है? रश्मि रायकुमार जी बाकी है आई थिंक, मानसी जी, निकिता जी बाकी है, हरिओम जी बाकी है। एम आई राइट? यस मैम। रश्मि जी पढ़िए। ऑफ्टन स्ट्रगल विथ ऑफन। मैम ऑफन। and could benefit from additional practice. ऑफन मतलब कभी कभी, ऑफन स्ट्रगल्स विद स्पेलिंग एंड कुड बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल प्रैक्टिस। स्पेलिंग में कभी कभी गलती हो जाती है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। जी नेक्स्ट पढ़िए। Frequently makes grammatical errors in his her writing. फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार होता है, तो हर बार कोई ना कोई गलती निकल आती है उसकी ग्रामर की। जी नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। Struggle with using correct पंक्चुएशन। punctuation in his her writing. पंक्चुएशन में हम कैपिटल लिखते हैं, हम
कॉमास लगाते हैं, हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। तो इन सब में यदि बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो वी कैन राइट दिस कि इसमें हमेशा पंक्चुएशन में प्रॉब्लम आती है। जी प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। Often confuse the spelling of similar sounding words. सिमिलर साउंड के वर्ड्स आते हैं तो उसके स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है ना। फॉर्म एंड फॉर्म, फ्रॉम एंड फॉर्म, ठीक है, सिमिलर होता है तो गड़बड़ करते हैं बच्चे। जी आपके साथ में Need, कौन है, yes ma'am. प्लीज पढ़ेंगे। Needs to नीलम जी। need, yes ma'am. Needs to bar sentence sentence contraction to avoid grammatical errors. उसको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे काम करने की जरूरत है जिससे ग्रामर की गलतियां ना हो। Struggles with complex grammar rules and could benefit from additional practice. कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल है वो समझ में नहीं आते हैं और उसको एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी तब वो समझ में आएगा। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। मैंने नेक्स्ट साइंस, सोशल साइंस और पार्टिसिपेशन पे लिया। हम साइंस और सोशल साइंसेस दो को पढ़ेंगे। कौन लोग पढ़ने में बाकी है प्लीज बताएंगे मुझे। किसने नहीं पढ़ा है? एक हरिओम जी, मैंने रश्मि जी आपके, अच्छा दोनों ने पढ़ लिया ना। हरिओम जी जी प्लीज पढ़ेंगे। जी जी shows a keen interest in science subjects and experiments. ठीक है, कीन इंटरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जी जी आगे हम्म shows creativity in designing and executing experiments. एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना और उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब क्या करेंगे और जब करते हैं, उन दोनों में इंटरेस्ट है उनको। Has a good understanding of scientific concepts. साइंटिफिक कंसेप्ट की समझ बहुत अच्छी है, हर साइंटिफिक कंसेप्ट को आराम से समझते हैं। Demonstrates curiosity and asks insightful questions in class. क्यूरियोसिटी भी बताते हैं और इंसाइटफुल क्वेश्चंस, मतलब जिसमें सोच समझ है, अपनी कंसेप्ट है, अपना दिमाग है, उनकी जिज्ञासा दिखाई देती है, समझ वाले ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। Demonstrates a solid understanding of science concepts at this grade level. मतलब जिस क्लास में, उस क्लास के हिसाब से प्रॉपर है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं वो। ठीक है, आपके साथ में कौन है? Vivek sir, yes sir. जी सर। Has worked hard in science this quarter. However, her progress has been slower than I would have liked. Can be made to discuss some helpful strategies. हैज हार्ड वर्क इन साइंस, साइंस में हार्ड वर्क तो है ना। दिस क्वार्टर, इस 3 महीने के अंदर तो हार्ड वर्क किया है, लेकिन फिर भी उसकी प्रोग्रेस स्लो है। सो हम मिलके डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रेटेजी। जी नेक्स्ट पढ़िए। Had difficulty retaining science term and concepts. साइंस टर्म और कॉन्सेप्ट को समझने में, रिटेन करने मतलब उसको अपने याद रखने में तकलीफ है। It would be helpful if blank prepared and studies more diligently for science. ये उसके लिए Yes, ज्यादा अच्छा होगा यदि वो प्रिपेयर करे और थोड़ा सा yes, और ध्यान से काम करे। I know she can put in more effort than she has been recently. और थोड़े It ज्यादा is एफर्ट की जरूरत है ना। रिसेंटली जो yes, है उससे और थोड़े ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। is having trouble with many of the basic skill in science. Can be made to discuss some helpful strategies. अभी ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत वीक स्टूडेंट है, तो इस ट्रबल इन मेनी ऑफ द बेसिक साइंस स्किल इन साइंस, तो इन सारे के लिए हमको मिलने की जरूरत है, तभी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। इज दिस यूजफुल टू यू पीपल और नॉट? Yes. Yes, ma'am.
ओके। क्योंकि टाइम ज्यादा जा रहा है, आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। यदि आगे पढ़ के कोई चीज ना समझ में आए तो आप ग्रुप में पूछिएगा, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट सोशल स्टडीज हैं, 2 स्लाइड है, एक सोशल स्टडीज और पार्टिसिपेशन इन क्लास। प्लीज आपको गो थ्रू करिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ, यदि ना समझ में आए आप प्लीज मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदर्शन आधारित आकलन। नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट। मैं वो 2 स्किप कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। आई होप आप लोग, यदि ना समझ में आए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है। आ, इसके बाद है प्रदर्शन आधारित आकलन या परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? हम क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको बच्चे परफॉर्म करते हैं, बच्चे कुछ करके दिखाते हैं, है ना, उसके हिसाब से हम उनका आंकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। सपोज मैथ्स हम सिखा रहे हैं, तो मैथ्स के अंदर बच्चे बहुत सारे सम्स सॉल्व करते हैं, हम क्लास में 2 सम्स करवाते हैं, रेस्ट उनको देते हैं। आप करते हैं, इस तरह से करते होंगे मैथ्स टीचर्स। कौन है मैथ्स टीचर्स? इवन इन साइंस ऑल्सो वी डू, कि कोई सेम चीज आती है तो हम एक करते हैं, दूसरा बच्चों के लिए छोड़ते हैं। ठीक है। तो जब इस तरह से हम कोई काम देते हैं तब बच्चे उसको कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप 4th 5th के अंदर हमने उनको रुपीस सिखा दिया, किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर सिखा दिया। उसके बाद आप एक ग्रोसरी का अपना बिल ले जाके स्कूल में बच्चों के सामने रख दीजिए एंड लेट देम फाइंड आउट कि बिल सही है नहीं, कितना किस तरह से होना चाहिए, उसका टोटल हटा दीजिए, उनको करने दीजिए टोटल। देन आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे कि बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। क्लास के अंदर नकली पैसे ले जाके रख दीजिए एंड टेल, 2 बच्चों को दुकान वाला बना दिया, वो चीजें लेके खड़े हो गए, बाकी सबके हाथ में पैसे दे दिए। प्रैक्टिकल वे में बच्चे कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हाउ डू दे शो कि उनको कितना समझ में आया। ये प्रैक्टिकल करने जैसा है। 3rd 4th 5th के साथ जब आप मनी सिखाते हैं उनको, या आप मेजरमेंट सिखाते हैं, लेंथ सिखाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें दे दीजिए। क्लास में उनकी स्केल है, मतलब उनका कंपास है, इरेजर है, लेट देम फाइंड आउट कि उसकी लेंथ कितनी है, किसकी पेंसिल लंबी है, कितने सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है। तो प्रैक्टिकली ये सारी चीजें तो वी कैन मेजर कि बच्चा कितना सही समझा है इस बात को। ठीक है। उसके अलावा साइंस में करवाते हैं तो वी गिव प्रैक्टिकल्स। बच्चे जब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो किस तरीके से आपको बता पाते हैं, कितनी कंसेप्ट उनको समझ में आई और कितना वो प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। लैंग्वेज के अंदर जब बच्चे, सपोज पोयम हमने लर्न करने की बोली, तो जब वो बोलते हैं, सॉरी टू से, आप प्लीज बुरा मत लगाइएगा, अभी भी जब आप लोग पढ़ रहे थे, नो डाउट यू पीपल आर टीचर, बट देन ऑल्सो यू आर मेकिंग मिस्टेक। तो जब आप मिस्टेक करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जगह करेक्शन किया है ना, टेक इट पॉजिटिवली प्लीज। बट तो बच्चे जब इस तरह से पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ गलती करते हैं, तो एज अ लैंग्वेज टीचर जब वो रीड कर रहे हैं, जब वो कुछ सुना रहे हैं, जब वो कोई स्टोरी बता रहे हैं, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके प्रेजेंटेशन में। ठीक है। या बच्चे कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, या बच्चे कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, तो हर जगह पे बहुत बार होता है बच्चे जब करते हैं तो हम उनको, जैसे आप कोई स्पीच वगैरह तैयार करवा रहे हैं, फंक्शन आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, बच्चे स्पीच, तो जब वो परफॉर्म करते हैं तब आप उसको करेक्ट करते हैं कि इसको इस तरह से बोला जाता है, इसको इस तरह से किया जाता है। तो हम इन सारी चीजों पे, अदरवाइज प्रेयर होती है तो माइक के ऊपर, आपके यहाँ माइक पे होती है प्रेयर, असेंबली किस तरह से होती है? यस मैम। यस मैम, जी। माइक। तो उसमें बच्चों को टर्न मिलता है बोलने का, यस और नो? यस मैम। यस ओके। मैम। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों की गलतियां ढूंढने का या उनको प्रिपेयर करने का, उसके लिए, है ना। कोशिश ये करिए कि ऐसे छोटी छोटी जगह पे जहाँ रोज चलता है वहां पे बच्चों को चांस दिए, स्पेशली उन बच्चों को जिनको प्रॉब्लम है। जनरली क्या होता है, जो अच्छा बोलता है उसको खड़ा करके माइक पे खड़ा कर देते हैं। डोंट डू दैट। जो बच्चा गलती करता है उसको खड़ा करिए। तो वो, क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं, वो गलती करने से उसको पहले मुझे सुना दो फिर माइक पे बोलना है, तो जब आपको सुनाता है उसको करेक्ट कर माइक चालू है, माइक कराती हूँ। जो मेरा टारगेट होता है कि जो बच्चे और कहीं पे पार्ट नहीं लेते वो लोग उसमें पार्ट ले, तो यू हैव टू टारगेट देम, तभी वो लोग उसमें इंप्रूव करेंगे।
ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे तरीके, इसके अलावा जैसे साइंस वगैरह में आप सॉर्टिंग मटेरियल्स, आपने उसको मटेरियल सिखाए, या तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग सॉर्ट करना है, सो मेनी एक्सपेरिमेंट कैन बी देयर, उसमें बहुत सारे साइंस में हो सकते हैं, है ना। उनको एग्जांपल्स देना है, आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, लेट देम गिव एग्जांपल, आप कंसेप्ट देके उनके एग्जांपल पूछिए, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, है ना। या प्रैक्टिकल सीड जर्मिनेशन सिखाया, तो लेट देम फाइंड आउट कि डिफरेंट सीड्स किस तरह से जर्मिनेट होते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो सो मेनी थिंग्स कैन बी देयर। ठीक है, तो ये उनका प्रेजेंटेशन के आधार पे है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, सॉरी, किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं उसमें। प्लीज अनिता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है खेल आधारित। खेल मीन्स इट इज नॉट ओनली कि जो प्लेग्राउंड पे खेला जाता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसे होती है प्लेग्राउंड पे, हम उनकी ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ये तो हम करते हैं, इसके साथ में उनकी लीडरशिप स्किल, कौन बच्चा कितने अच्छे तरीके से दूसरों से फॉलो करवा सकता है अपनी बातें, कौन उसको हैंडल कर सकता है। देन ग्रुप एक्टिविटी जब हम करवाते हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी में कौन किस तरह से परफॉर्म करता है, कौन लीडिंग लेता है, कौन सबको साथ में लेके चलता है, कौन रिस्पेक्ट देता है एक दूसरे को, कौन इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करता है और करवाता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, उसके बाद हम गाइडेड प्ले, हमने पहले डिस्कस किया था, जब टीचर क्लास में कोई एक्टिविटी करवाती है, टीचर बोलते हैं, हमने बहुत सारे डिफरेंट गाइडेड प्ले डिस्कस किए थे, तो उस वक्त बच्चा किस तरह से परफॉर्म करता है उन सब के अंदर। ठीक है, या एक्सक्यूज मी रोल मैम। प्लेइंग आता है, तो बच्चा उसमें किस एक्सक्यूज मी तरह से मैम। परफॉर्म कर रहा है, ये सारे उनके प्ले के मेथड है। इन सारे में और हम बच्चों को डिफरेंट उनके कॉन्फिडेंस, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी फ्लुएंसी, इन सारी चीजों को हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हाउ हेल्पिंग अदर्स, एनुअल फंक्शन में पता चलता है कि कौन कितना बच्चा ईमानदार है, कितना हेल्पफुल है ना। आप इवन टीचर को खुद को भी समझ में आता है, इसको ये काम दे दो ये काम कर लेगा, हम वो डिसीजन किस बेस पे लेते हैं, हम उनकी एबिलिटी के बेस पे लेते हैं कि ये बच्चा इस काम को करने के लायक है ना। तो वो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो इस सारे इवेल्यूशन के आधार पे होते हैं। सो ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्ले, एकेडमिक हो या ऐसे, मतलब जो प्लेग्राउंड के हैं उन सब पे हम बच्चों को कर सकते हैं। ठीक है, अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम जैसे मैं अपनी क्लास में गेम करवाती हूँ बच्चों को, जी। तो कुछ बच्चे मेरी क्लास में ऐसे हैं जो गेम्स खेलने के लिए भी वो आगे नहीं आते हैं, मतलब वो बोल देते हैं कि मैम मुझे एक्टिविटी नहीं करनी है। तो आप हम उनसे उनसे पूछते क्यों? हम बोलेंगे उनसे आपको क्यों नहीं खेलना है, तो वो बोलेंगे मैम हमें नहीं खेलना है, ऐसा बोल के वो पीछे बैठ जाते हैं। तो हम उनके साथ ऐसा क्या करें कि वो गेम खेलने के लिए भी आगे बढ़े। हाँ देखिए, इसमें दो चीज होती है, वो क्यों नहीं आते हैं, या तो उनको मतलब वो डर होता है, ये बच्चे शाय होते हैं जनरली, कि हमने कुछ गलत कर दिया तो सब हमको देखेंगे हंसेंगे, वो बच्चों को एक डर होता है ना। तो एक वहां पे उनको कॉन्फिडेंस दिलवाइए। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे आपको ये ढूंढना पड़ेगा पेरेंट्स से डिस्कस करके कि उसको किस चीज में अच्छा लगता है, उसको जो चीज पसंद है या जो चीज बच्चा अच्छा कर सकता है ना। ही तो बच्चा क्लासरूम में जब रेगुलर में लिख लेता है सिंपल काम की, उसका क्लास वर्क खत्म हो गया, तो सबको बता के उसने क्लास वर्क खत्म कर लिया, सब लोग क्लैप करो, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है, तब ये चीजें होती है। तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए रेगुलर चीजों को भी अप्रिशिएट करो, दो चार बार जब होगा तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसलिए होता है बच्चों में। ठीक है, थोड़ा ये क्योंकि कोशिश मैम कर। मैंने नोटिस किया है बच्चों के साथ कि वो जो स्टूडेंट्स के साथ तो वो खेलते हैं, लेकिन जब हम्म। मैं कोई क्लास में गेम एक्टिविटी करवाती हूँ तब वो आगे नहीं आते हैं। मैं उनसे कई बार बोलती हूँ कि आप मेरे साथ खेलिए, जैसे बच्चों के साथ हम्म। कंफर्टेबिलिटी नहीं है तो वो हम्म। आते ही नहीं है। कई बार कोशिश उन की बच्चों मैंने उनके साथ। बिल्कुल उन बच्चों के दिमाग में होता है कि यहाँ गलती हुई, मतलब ये मैडम सामने है कुछ होगा। जब अकेले खेल रहे तब उनको कोई जजमेंट नहीं है ना, कि कोई जज कर रहा है, वो नहीं है। जब आपके साथ में खेल रहे हैं तो आप जज करेंगे उनको, ये डर बच्चों के दिमाग में रहता है, तो उनको अप्रिसिएशन दीजिए, वो अपने आप आएंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। जी। जी वेलकम। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम ये बोला 7th क्लास के बच्चे हैं जैसे, जी। तो वो बच्चा, एक बच्चा ऐसा है कि उसको अपन समझाते हैं समझ में अच्छे से आ जाता है, हम्म। पर वो रिटर्न कंप्लीट नहीं कर रहा।
उसको मैंने एक दिन कॉपी भी दे के गए कि ये कर लो, 2 पीरियड खाली हैं अभी तुम्हारे, मतलब ऐसे कि कोई पढ़ाई नहीं करवा रहा, बस पूछा ही बस कर रहे हैं, तो आप इसमें रिटर्न कर लो। मैम से बात कर ली थी, तो उसने उस टाइम 10 मिनट के बाद उसने कॉपी वापस कर, जब मैं वापस आई देखने के लिए इसने रिटर्न कंप्लीट की कि नहीं की, तो वो नहीं की, उसने बोला कुछ नहीं बोला, मैंने कौन उससे सी बहुत। क्लास है? 7th क्लास में, मैथ्स सेवन्थ का। क्लास? हाँ मैम, बस समझ आ, में टेस्ट करवा कंप्लीट। एक तो देखिए उसको लिखने की आदत नहीं है ना। एक तो थोड़ा पेरेंट्स से मिलिए। प्लस एक्चुअली इसमें क्या होता है, लिखने के लिए बच्चों को दिमाग, हाथ, सारा कोऑर्डिनेशन चाहिए, और ये बच्चे इतना सारा उस पर अटेंशन नहीं देते, वो ध्यान नहीं देते। दो चीजें, एक तो ये लिखना, वो दूसरा नहीं लिखा तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, दोनों चीज उनकी ध्यान दीजिए। उसको ये बताइए कि यदि आपने नहीं कंप्लीट किया तो क्या पनिशमेंट हो सकती है। आपने दे दिया, दे के आगे उसको लगता है आपकी गरज है, आप उसको बताइए कि उसने इनकम्प्लीट रखा तो क्या होगा। 7th का ठीक बच्चा है, वो इतना तो समझ सकता है कि मेरा काम इनकम्प्लीट रहा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप उसको पैटर्न दीजिए, वॉट एवर काम करता है, आप उसको डरा के उसके पेरेंट्स से बात करके या प्रिंसिपल से बात करने की बात करिए कि प्रिंसिपल को बताएंगे या पेरेंट को बताएंगे, या ये इनकम्प्लीट हुआ तो घर नहीं जाने देंगे, या इनकम्प्लीट रहा तो नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट होगा। आप उससे, 7th में है इसलिए ये चीज डिस्कस करके की जा सकती। उससे छोटा बच्चा है तो हम उसको साथ में बैठ के लिखवाना पड़ेगा, है ना। उसको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं, मना सकते हैं, लेकिन 7th का बच्चा है, उसको हमको डर दिखाना पड़ेगा, उसमें इतनी समझ है कॉन्सिक्वेंसेस समझने की, तो उसको समझाने पड़ेंगे। ठीक है मैम। इसको कंपल्शन बनाइए, और दूसरी चीज, उस बच्चे को क्या पसंद है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और वहां पे रोक लगाइए, है ना। जैसे सर मम्मी मेरे करती है कि तू ये पास। काम करेगा तो तेरा पसंद का खाना बनेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है मैम। है ना। तो एक वो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके। जी। नेक्स्ट है चित्र आधारित या मौखिक आकलन। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग करते हैं, जैसे मैप वर्क हो गया, साइंस में पिक्चर्स हो गए, इवन मैथ्स में भी काफी सारे ज्योमेट्री वगैरह में पिक्चर बेस्ड होता है। तो जब हम पिक्चर दिखा रहे हैं तब बच्चे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जब हम ओरल बताएंगे तो वो इतना शायद इंटरेस्ट शो नहीं करते, लेकिन जब पिक्चर बताते हैं तो उनके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, या ओरल कंसेप्ट क्लियर होते हैं और पिक्चराइजेशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। आपको अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे। तो जब हम पिक्चर बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है हम इसको करेंगे, है ना। पिक्चर्स बहुत सारे तरीके से बताए जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट वाइज होते हैं, इसके अलावा हम फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं। मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स यूज करती हूँ, मैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ाती हूँ, तो मैं, या स्पेशली मैं इससे, एक मिनट, 1 सेकेंड, हाँ। सॉरी। यस। तो हम मैप वगैरह बताते हैं, मैं बच्चों को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा बुक्स जो भी मुझे अवेलेबल होता है उससे रिलेटेड चीजें वो ले जाती हूँ। अदरवाइज मैं उनको दिखाने के लिए, जैसे मोहनजोदारो वगैरह है, तो मैं उस वक्त के जो पिक्चर्स या मुझसे उससे रिलेटेड वीडियोज या वहाँ के वो है, तो मैं उनको एवी रूम में ले जाके वो स्पेशली दिखाती हूँ। तो ऐसी चीजें अरेंज करना, और उसके बाद उस वक्त वो बच्चे कितने क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, कितना याद रखते हैं, इन सारी चीजों को देखना। ठीक है। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि बच्चे पिक्चर देखें एंड देन, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज से मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने उनको एक पिक्चर दे दिया कि अब इस पिक्चर पे 5 सेंटेंस बोलो या इस स्टोरी को कंप्लीट करो, इसके आगे क्या होगा, लेट कंप्लीट दिस स्टोरी। तो उस पे बच्चे किस तरह से करते हैं, तो उनका ओरल जो भी असेसमेंट है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी पूछिए। जी। मैम, एक क्लास में छोटी बच्ची है जो फर्स्ट क्लास है, उसमें एक बच्ची ऐसी है जो बिल्कुल बोलती ही नहीं, बिल्कुल शांत रहती है, वो शांत स्वभाव है, तो उसके लिए ऐसा क्या करें? घर में भी बिहेवियर यही है? मैम घर में भी सेम है। हाँ, तो ये तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यदि घर में भी बच्चा इस तरह से बिहेव करता है तो पेरेंट्स से पहले तो डिस्कस करना पड़ेगा कि ये उसको, उनकी फैमिली में ये कंटिन्यूअस आ रहा है कि सिर्फ ये बच्चा एग्जिबिट कर रहा है ये।
ओके यदि मैम। इससे पहले फैमिली में भी लोग ऐसे ही हैं तो हम उस नेचर को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ ये बच्चा यदि है तो उसके पीछे क्या रीजन है। एक्चुअली मेरे पास एक बच्चा था, वो कभी नहीं बोलता था। जब उसकी थोड़ा मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि पहले दिन जब बच्चा स्कूल गया था नर्सरी में, उस दिन टीचर ने जोर से डांट दिया था। पहले दिन बच्चे रोते हैं, टीचर ने किसी को डांट दिया और उस बच्चे के दिमाग में वो बात बैठ गई। बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड तक आ गया, वो स्कूल में बात नहीं करता था। तो कभी कभी कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने अपनी स्कूल से उसके पेरेंट को समझाया कि आप दूसरी स्कूल में लेके जाओ, वहां उनके प्रिंसिपल से टीचर से मिलो, इंटरव्यू दो और वहां देखो बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है। और यदि लगता है तो आप मेरी स्कूल से निकाल के आप वहां ले जाओ। मैंने अपना बच्चा अपने स्कूल से निकाला है, लिटरली मैंने पेरेंट्स का हेल्प करके निकाला, आई एम टेलिंग यू। पर क्यों? क्योंकि वो बच्चा मेरे स्कूल में बोल ही नहीं रहा था। वो दूसरे स्कूल में लेके गए, वो प्रिंसिपल के साथ बच्चा पहले दिन अच्छा घुल मिल गया, उनसे बात कर ली उसने। तो मुझे मिलने आए, बोले उनसे बात कर रहा है। मैंने कह दिया उनसे बात कर रहा है तो आप ले जाइए, क्योंकि वो बच्चे यस। के भविष्य के लिए सही है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के जो रीजन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, तो जब तक आप पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करेंगे वो रीजन नहीं पता चलेगा। यदि रीजन पता चलता है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा, बच्चा यदि किसी दूसरे बच्चे के साथ थोड़ा बहुत भी घुल मिल रहा है और कंफर्टेबल है, तो आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए और उस बच्चे के साथ आप फिर इन्वॉल्व होइए, तो वो बच्चा शायद खुलेगा। क्योंकि बच्चा अपने एज के बच्चों के साथ खुल जाता है, बड़ों के साथ नहीं खुलता है। तो दोनों में से कुछ भी ट्राई करके देखिए। यस मैम। मैम और जैसे बड़े क्लास के बच्चे रहते हैं तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा बोलते, तो उनके लिए क्या करें ऐसा कि वो थोड़ा शांत रहे। ज्यादा बोलते हैं मीन्स? मतलब डिस्टर्ब करते हैं, मैम क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। ओके, तो आप उनके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दीजिए कि उनको बहुत सारा सोचना पड़े। यू प्रिपेयर सम क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, या उस कोई कुछ बाहर से कोई ऐसी बात उनको ले जाके, जब तक आप इसका आंसर नहीं बोलेंगे आपको बोलना मना है। कुछ हार्ड, कुछ डिफिकल्ट चीजें दे दीजिए आप उनको। क्योंकि ओके जब भी मैम। एक वो हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बोलती लिटरली बंद हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। या आप उनसे शर्त लगा लीजिए कि जब तक आपको नहीं बोला जाएगा आप बात नहीं करेंगे। आपको आखिरी में 5 मिनट मिलेंगे, जितनी बातें करनी है आपको टाइम देंगे, लेकिन इन बिटवीन आप नहीं बोलेंगे। उनको पेन पेपर दे के बिठाइए कि आप लिख लीजिए। मैंने ही किया है। एक दो बच्चे थे बहुत ज्यादा बोलते थे, आई यूज टू टेल देम कि आप एक काम करो, पेपर और पेंसिल लेके बैठो। मेरे लास्ट के पूरे 5 मिनट आई गिव देम टाइम। लास्ट के 5 मिनट बाकी है, बेल बजने में मैं खत्म कर देती अपना पढ़ाना कि अब आपके क्वेश्चन। आप 2 बार करिए, तीसरी बार से बच्चा अपने आप बंद हो जाएगा। ये मैम मेरा जैसे रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया करवा हुआ है। मैम जैसे रीडिंग करवाते समय और समझाते समय इस टाइम पे करते हैं डिस्टर्ब क्लास में, तो हम उसको बाहर भी खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो बाहर से फिर भी अंदर बार बार आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं बच्चों बाहर को। निकालने का कोई मतलब नहीं है, बच्चे में सुधार नहीं होता है क्लास से बाहर निकालने से कभी भी। क्लास में खड़ा रख के ही बच्चा सुधर सकता है, क्लास से बाहर निकल के आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा बच्चा। तो ये गलती कभी मत करना क्लास से बाहर निकालने की। क्लास के अंदर खड़ा रहने दो, उसको कुछ डिफिकल्ट टास्क दे दो, या आप अपने आप से है ना कुछ एक नेट से निकालिए। आजकल बहुत सारा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और वर्कशीट्स और निकल जाती है। एक प्रिंट लगेगा खाली, एक प्रिंट निकाल के ले जाके उसको पकड़ के खड़ा कर दीजिए। आप इतना खत्म करिए, फिर आपसे बात करेंगे, तब तक बाकी से बात चल रही है। ओके मैम। एक बार ट्राई करके देखिए। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट है जांच सूची एवं रूब्रिक्स। रूब्रिक्स हम लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। रूब्रिक्स क्या होते हैं मैंने शुरुआत में आपको समझा दिए थे। तो रूब्रिक्स का यूज करना और एक चेकलिस्ट बनाना। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी चीज ऑब्जर्व करेंगे। बहुत सारी चीजें नहीं रखना, हमारी सहूलियत के लिए भी कि हम क्या करेंगे। आज मेरा यदि राइटिंग वर्क चल रहा है तो मुझे राइटिंग में क्या, एक तो बच्चों ने कंप्लीट किया है कि नहीं वो देखना है, हैंड राइटिंग कैसे, और स्पेलिंग मिस्टेक। मैंने अपनी रूब्रिक्स बना ली कि मुझे आज 3 चीज पे फोकस करना है ना। जब भी आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, आपके पास भी बहुत सारा कुछ मत रखिए दिमाग में, अपना चेकलिस्ट छोटा बनाइए। तो आपके लिए इजी रहेगा कि पूरी क्लास को उसके ऊपर करना है कि हाँ भाई ये बच्चा तीनों में है, ये स्पेलिंग मिस्टेक वाला है, ये इनकम्प्लीट वर्क वाला है। तो आप भी उसको बाइफोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो रूब्रिक्स और चेकलिस्ट का यूज करके हम बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं। रूब्रिक्स डिटेल डिस्कस किए तो मैं अभी नहीं करूंगी। अनिता जी, मेरी लास्ट स्लाइड है, दिखा और बताओ या प्रस्तुति प्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी इसमें बच्चों को हम ये कर सकते हैं, बच्चे घर से
प्रोजेक्ट बना के लेके आए, या हम किसी टॉपिक पे कुछ उनको लाने को बोल रहे हैं, वो कुछ लिख कर लेकर आ रहे हैं, अपने आप कुछ पोयम बना के ला रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करके ला रहे हैं, ऐसी बहुत सारी सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी चीजें होती है। एंड देन बच्चे उसको आके सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम उनके प्रेजेंटेशन के अंदर कि कितना एक्यूरेट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना है, कितना यूजलेस थिंग्स उसने यूज किया है, कितना अट्रैक्ट कर पाया, सबका ध्यान अपनी तरफ कितना खींच पाया बच्चा, अपनी बात कितनी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाया, एक्सप्रेशन उसका कैसा था, कॉन्फिडेंस लेवल कितना था जब बच्चा बताया था। तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपके किस चीज का प्रेजेंटेशन होगा, ये डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। लेकिन हम उस प्रेजेंटेशन पे बच्चे ने कितना कंसेप्ट को समझा है, कितना उस नॉलेज को यूज कर पा रहा है बच्चा, जो हमने कंसेप्ट सिखाई है उसको वो एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं क्लास के अंदर, ठीक है। एंड दिस ऑल थिंग्स हम उसको कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे फोनिक्स हो गए, उसके प्रोनाउंसिएशन हो गया, उसका वोकेबलरी हो गई, है ना, उसकी मेमोरी कितना, कंसेप्ट उसको क्लियर है, उसका नॉलेज कितना है, स्पेलिंग स्किल उसके कितने हैं, न्यू वर्ड्स कितने उसने यूज किए हैं, कौन सी नई बातें, कुछ नई इंफॉर्मेशन। सो ये सारी चीजें इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ असेसमेंट, क्लास के अंदर बच्चों को कैसे असेस करना। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? दिलीप जी कुछ कहना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून मैम। जी रक्षा जी। मैम जैसे कि मेरी क्लास में एक बॉयज़ है, मतलब मैंने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश भी की है कि मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ उसको समझ में नहीं आती है तो हमने उससे बार बार बोला है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें फ़ोन लगा लिया करो, लेकिन वो कुछ भी नहीं पूछता है हमसे। कल मैंने जैसे 3-4 बार बोला, जैसे रेगुलर है अभी, तो कल उसने मुझे कॉल किया था शाम को, तो फिर मैंने उससे बात की थी, तो कुछ बोलता ही नहीं है। बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा ही है बिहेवियर? ऐसे कुछ नहीं, सारे बच्चों के साथ नहीं है मैम, उसका बिहेवियर है हमारे, मतलब वो पूछता नहीं है, वो किसी भी टीचर से नहीं पूछता है। मैंने पूछा है टीचर से। हाँ, पर जब वो मतलब परफॉर्मेंस उसका, तो मैम क्या करना वीकली टेस्ट चाहिए? वगैरह होते हैं, जब यूनिट टेस्ट होते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है? गलतियां होती है? मैम वो पढ़ने में कमजोर है। हाँ, गलतियां बहुत होती, पढ़ने में बहुत कमजोर है वो बच्चा। तो हमने उससे बोला है कि ऐसे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछिए आप सुनिए, लोग। अभी मैं, यदि मैं हूं इस जगह, आपकी जगह, तो मैं क्या करूंगी, उसके जितने वीकली टेस्ट वगैरह जो है, या उसके जो वर्क है, उसका क्लास वर्क वगैरह, या हमने क्लास टेस्ट लिया, जहां जहां उसकी गलतियां है ना, तो मैं क्या करूंगी, उन गलतियों को लेके उसके साथ बैठ के वो गलतियों पर डिस्कशन, आपने ये यहाँ ऐसा क्यों लिखा, वहां उसकी कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, उसको पूछना नहीं है, मतलब उसके आंसर का इंतजार मत करिए, आप उसको वो चीज एक्सप्लेन कर दीजिए। जितनी प्रॉब्लम हमको समझ में आती है हम उसको एक्सप्लेन कर दें, उसको वो समझ में आ गई, अगेन उसका वो रीटेस्ट यदि हम कर सकते हैं उसका, और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट दिखता है, देन यू टेल कि देखो बेटा ये तो मुझे समझ में आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। यदि आप नहीं पूछोगे तो आप हमेशा पीछे रहोगे। पहले आपको आपकी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे कि उसको आप पे कॉन्फिडेंस आए, उसको आप पे भरोसा है कि आप उसको डांटोगे नहीं, आप उसको हेल्प कर रहे हो। यदि वो ये कॉन्फिडेंस गेन कर लिया आपने उसका, तो वो आपके साथ खुलेगा। यस थोड़ा मैम। सा ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। थैंक यू मैम। ओके जी दिलीप जी। अनीता जी शोइंग बंद कर सकते हैं हम? हेलो, जय जैन मैम। जय जिनेन्द्र सर। आज का सेशन बहुत शानदार रहा। एक्चुअली मैं जब भी रिपोर्ट कार्ड दिया करता था और इस तरह से टीचर्स के कमेंट देने के लिए मेरे पास सेंटेंसेस नहीं होते थे, तो आज के लिए जो बहुत वैल्यूएबल रहा। और जी टीचर्स को भी कहना चाहूंगा कि ये जो इसकी पीडीएफ हमें प्राप्त होगी, उसको आप बार बार पढ़ें, समझें, और उसको किस तरह से टीचर रिमार्क आपको देने में काफी सहूलियत होगी। दूसरी बात एक और टीचर से कहना चाहूंगा, जो टीचर्स क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप क्लास में क्रिएटिव हैं, आपको जी समस्याएं आ रही हैं, और इसका मतलब है आप क्लास में काम कर रहे हैं।
जो लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो ये दर्शाता है कि आप क्लास में आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज सब लोग अपना अपना अपने तरह से क्लास हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्वेश्चन जरूर करें। आप निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होती होगी, तो मैम हमारे साथ में हैं, उनके अनुभवों का लाभ जरूर से लें और आप बोलना सीखें। हमें ये लगता है कि हम क्या हमारा कहीं गलत ना हो जाए, बोलने में कहीं गलत ना हो जाए, इस बात का डर निकाल दें अपने दिमाग से और फ्री होकर के क्लासेस लें। हम एक बात और, जब क्लास में यहाँ बारी आती है बच्चों से पूछने की, आप जैसे आप क्लास ले रहे होते हैं और आपकी एक शिकायत होती है कि बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते, जब हम स्वयं क्लास में बच्चे की तरह होते हैं, स्टूडेंट की तरह होते हैं, तो कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सोचने की बात है। तो प्लीज जब भी अगली मीटिंग में आए, अगली क्लासेस में आए, तो आज जो भी हमने पढ़ा हुआ है, समझा है, उसको एक बार चेक कर करके आए और जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाएं उसको जरूर से आंसर दें। ऐसी आगे की हमारी अमित जी की और अभिनंदन जी की, अरुण जी की ऐसी अपेक्षा है, ताकि हम अच्छे टीचर बने। और इतना ही कहना चाहूंगा मैम। थैंक यू मैम। एक चीज जो मैंने आज ऑब्जर्व की, टीचर्स आप लोगों को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज आप लोग स्कूल में जब अकेले टीचर होते हैं तब आप ये कर सकते हैं कि इस तरह से कोई न्यूज़पेपर, कोई बुक रीडिंग लाउडली टीचर रीड करे ताकि दूसरे टीचर्स को सुने और उनको इम्प्रूव कर सकें। देखिए, मैंने भी अपनी इंग्लिश इसी तरह से आपस में एक दूसरे के टीचर्स के साथ ही इम्प्रूव की है। मैं भी आपकी तरह थी, ऐसा कुछ अलग नहीं है। सो प्लीज वर्क फॉर दिस। जी थैंक यू जी अनीता जी। प्लीज अनम्यूट करिए अनीता जी, आप म्यूट है। जी थैंक यू मैम। हम सब महावीर वंदना करेंगे। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जल के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। इनको थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू मैम। चलो